राक्षसी तलवार का जन्म C161 वारिस पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरे वर्तमान अनुभव के आधार पर यह सबसे अच्छी बात है जिसकी मैं उम्मीद कर सकता हूं। नूह ने अपनी चेतना के सागर में श्वास का विश्लेषण करते हुए सोचा, चलो इस पर काम करने की कोशिश करते हैं। उसके हाथ में सूर्य बाघ की एक और हड्डी प्रकट हुई। नूह ने सावधानीपूर्वक अपने मानसिक क्षेत्र में श्वास के एक छोटे से हिस्से को नियंत्रित किया और धीरे धीरे उसे हड्डी में डाल दिया। वह तुरंत टूटने लगा। जादुई जानवर का टुकड़ा उस विदेशी पदार्थ का विरोध कर रहा था। हालांकि नूह ने अपनी मानसिक ऊर्जा और डेंटियन में मौजूद सांस का उपयोग करके वस्तु को स्थिर रखने के लिए सांस को नियंत्रित किया, जिससे हड्डी को ढकने में मदद मिली। उसके हाथ में जो वस्तु थी उसके चारों ओर एक काली झिल्ली दिखाई दी। ये फोजन प्रक्रियाओं में वर्णित इंक्यूबेटिंग विधियों में से एक थी। चारों ओर की झिल्ली के कारण हड्डी बाहर की ओर नहीं टूट सकी और नूह की सांस के साथ मिल गई। इसका रंग बदल गया। लाल रंग के हल्के सफेद रंग से यह गहरा हो गया तथा बैंगनी रंग के साथ धूसर रंग में बदल गया। इसके बाद नूह ने इसका आकार बदलने के लिए इसे नियंत्रित किया। इंक्यूबेटिंग झिल्ली के अंदर इसका रूप धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। ये पतला और सघन होता गया तथा इसके किनारे धीरे धीरे तेज होते गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि नूह ने एक क्षण के लिए उस वस्तु के अंदर श्वास पर नियंत्रण खो दिया, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई जिसने दो विभिन्न पदार्थों के बीच के अनिश्चित संतुलन को अस्थिर कर दिया। लानत है। नूह ने जल्दी से झिल्ली को भंग कर दिया और हड्डी को तहखाने के एक कोने में फेंक दिया। दीवार तक पहुंचने से पहले ही हड्डी फट गई, जिससे पूरा कमरा हिल गया। खैर, इस वस्तु में निहित शक्ति निश्चित रूप से श्वास की बेहतर शुद्धता के कारण बढ़ी है, जिसे मैं परिष्कृत करने में कामयाब रहा। फिर भी मैं अभी भी इसे अन्य सामग्रियों के साथ जबरदस्ती नहीं मिला सकता। ये सिर्फ उनकी स्याही और उनके द्वारा प्रयोग की जा रही सामग्री के बीच विभिन्न तत्वों का मामला नहीं था, बल्कि प्रक्रिया के दौरान उनके नियंत्रण में भी कमी थी। ये वैसा ही था जैसे उसे रक्त साथी बनाने के लिए जादुई जानवर के रक्त को अपनी सांस में मिलाना पड़ा था, केवल अधिक कठिन और अधिक गहन। आखिरकार वह हड्डी की संरचनात्मक डिजाइन बदल रहा था। उसे वस्तु को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाए बिना ऐसा करने का सही तरीका ढूंढना था। सबसे बुरी बात यह है कि हर वस्तु की बनावट अलग होती है, इसलिए उसे अलग तरीके से संभालना पड़ता है। सन टाइगर्स की हड्डियों के साथ मेरा अनुभव मेरी भविष्य की सामग्रियों पर लागू नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि किसी स्थिर चीज को बनाने के लिए किसी को उन सभी सामग्रियों पर बहुत प्रयोग करने की जरूरत होती है जिनका वह उपयोग करना चाहता है। विभिन्न सामग्रियों से विभिन्न उत्पाद प्राप्त होंगे, भले ही फोर्जिंग में प्रयुक्त श्वास पर एक ही इच्छा अंकित हो। मूलतः मैं तब तक प्रयास करता रह सकता हूं जब तक कि मैं कुछ उपयुक्त न बना लूं। उस क्षण को 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था। नूह पहले ही 2 महीने से तहखाने में रह रहा था। वहां से विस्फोटों की आवाजें आना कभी बंद नहीं हुई और आइवा को तब तक इसकी आदत हो गई थी। लगभग रात हो चुकी है। खेती शुरू करने से पहले 2 और विस्फोट होने चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आइवा ने सोचा। वह अपने छात्र के साथ काफी समय से रह रहा था। उसने उसकी दिनचर्या पूरी तरह याद कर ली थी। समय बीतता गया लेकिन तहखाने से कोई विस्फोट नहीं हुआ। क्या उसने आज के लिए हार मान ली? उसे दोष नहीं दिया जा सकता। जालसाजी दिमाग पर भारी असर डालती है। हालांकि अधिक समय बीत गया और रात हो गई। भूमिगत कमरे से कोई अन्य शोर नहीं आया। मुझे मत बताओ कि वह घायल है। आइवा चिंतित हो गया और नोआ की स्थिति का पता लगाने के लिए जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। हालांकि जब वह तहखाने में पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नूह खड़ा था और अपने हाथ में हड्डी के एक काले टुकड़े को देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी सतह पर कई दरारें थीं और यह इतना नाजुक लग रहा था कि नूह की एक छोटी सी हरकत से यह टूट सकता था। फिर भी इसमें एक हल्की सी तीक्ष्णता झलक रही थी। आइवा तुरंत अपने छात्र की ओर बढ़ा और उसकी नज़र उस वस्तु पर टिक गई। उन्होंने विभिन्न कोनों से इसका निरीक्षण किया, यहाँ तक कि उन्होंने इसका वजन नियंत्रित करने के लिए इसे सावधानी से उठाया भी। नूह ने देखा कि वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ा है। वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसने जो कुछ बनाया है उसकी शक्ति या गुणवत्ता का आकलन कैसे किया जाए, इसलिए वह आइवा के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह पहली वस्तु थी जो विस्फोटित नहीं हुई। ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि इसकी वास्तविक शक्ति के बारे में जानकर वह कितने उत्साहित थे। इतना खराब भी नहीं। आइवा ने अपनी आंखें उस अंधेरी हड्डी से हटाए बिना ही चुप्पी तोड़ी। आपने द्रव अवस्था के स्तर पर कुछ बनाने में कामयाबी हासिल की है। ऐसा लगता है कि आपने श्वास को परिष्कृत करने में सुधार किया है। हालांकि इसकी सामग्री के परस्पर विरोधी तत्व और फोर्जिंग के दौरान आपके नियंत्रण की कमी के कारण यह उस अवस्था के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाता है। नूह ने ध्यानपूर्वक उसकी व्याख्या सुनी और मन ही मन सिर हिलाया। उसने जो कुछ कहा था वह सब सच था। यह अत्यधिक अस्थिर और कमजोर है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो यह एक बार उपयोग करने के बाद टूट जाएगा, या यदि आप भाग्यशाली नहीं हैं तो जैसे ही आप इसे ब्रीद
से चालू करेंगे, ये टूट जाएगा। तब तो यह निश्चित रूप से जल्द ही टूट जाएगा। हमेशा की तरह नूह ने सबसे खराब विकल्प पर विचार किया। इस परिणाम का अधिकांश हिस्सा आपकी चेतना के रैंक 2 सागर के कारण है, अन्यथा आपके द्वारा संचित श्वास की शक्ति को दोहराना लगभग असंभव होगा। आइवा ने हड्डी वापस नूह को सौंप दी और उसके पीछे चला गया। इसे अजमाएं। नूह ने हड्डी को ऐसे पकड़ा जैसे वह हमेशा की तरह अपनी तलवारें पकड़ रहा हो। यह आयताकार था, जिसके कोण चिकने थे और केवल थोड़ा नुकीला सिरा था। वह जानता था कि वह इसे सही आकार देने में पूरी तरह असफल रहा था। इस प्रक्रिया में उन्होंने थोड़ी मात्रा में सांस का प्रयोग करते हुए इसे हल्के से घुमाया। वो वस्तु तुरंत ही टूट गई और नूह के हाथ में केवल धूल ही रह गई। फिर भी उसके सिरे से एक छोटी सी हवा निकली, जिसके बाद वह टुकड़ों में बंध गई। ये स्लैश गहरा था तथा इसके रंग में हल्की लालिमा थी। ये कमरे के अंत में दीवार से टकराया और उस पर लिखे अभिलेख हल्के से टिमटिमा उठे। उस प्रहार की शक्ति गैसीय अवस्था पर थी, टूटने के कारण इसकी कुछ ऊर्जा नष्ट हो गई। फिर भी सफलता तो सफलता ही है। आइवा ने नूह को एक छोटी सी किताब देते हुए कहा, अब आप एलिमेंटल फोर्जिंग विधि का अभ्यास करने वाले अंतिम साधक हैं। आपके गुरु के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर हमारे स्कूल की पूरी विरासत आपको सौंप रहा हूं। आपकी रचनाएं पृथ्वी को चकनाचूर कर दें और स्वर्ग को चुनौती दें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 162। तलवार। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म C 162। तलवार। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह ने पुस्तक ली और उसका निरीक्षण किया। अंदर उन सभी प्रक्रियाओं का विवरण था जिनसे आइवर ने अपना चाकू बनाने के लिए गुजरा। एलिमेंटल फोर्जिंग विधि से तलवार निर्माण। हालांकि जैसे ही उसने शीर्षक पढ़ा, उसने अपना सिर घुमाकर आइवर की ओर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराया। क्या आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो बताए कि कृपान कैसे बनाई जाती है? मुझे तलवारों में इतनी दिलचस्पी नहीं है। आइवा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने जार से एक लंबा घूंट लिया और फिर नाक सिकोड़कर अपने छात्र को डांटा। आप किसी चीज को जो नाम देते हैं, उसकी परवाह कौन करता है? अगर लकड़ी का एक टुकड़ा पेड़ को काट सकता है, तो वह तलवार है। अगर आप अपनी उंगलियां फैलाकर किसी व्यक्ति को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी उंगलियां तलवार हैं। बेकार की चीजों पर ध्यान मत दीजिए और याद रखिए कि यह उस वस्तु का मूल है जो मायने रखता है। इसका बाहरी आकार आप जो चाहें बना सकते हैं। नूह को अभी भी आइवर की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि मुझे कृपान के आकार की एक तलवार बनानी चाहिए? बिल्कुल। मुझे अपना चाकू बनाने के लिए उन सामग्रियों की सही संरचना का पता लगाने में 2 साल लग गए। बेशक आप इसे कॉपी नहीं कर सकते, आपका तत्व अलग है, इसलिए आपको अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होगी, लेकिन मेरे अनुभव निश्चित रूप से आपको बेकार की गलतियों से बचने में मदद करेंगे। अगर वह ऐसा कहता है तो ये सच होना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह आइवा पर भरोसा कर सकता था क्योंकि वह समझता था कि बर्बाद हुए साधक की एकमात्र इच्छा ये थी कि उसकी विधि को आगे बढ़ाया जाए। मेरे पास और भी जादुई जानवरों के शरीर हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अंधकार तत्व का नहीं है। मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो लगभग स्थिर है, लेकिन अगर मेरे पास उनमें से सैकड़ों आइटम भी होते, तो वे मेरे वर्तमान स्तर पर मेरे लिए उपयोगी नहीं होते। मुझे दांव बढ़ाना चाहिए। साथ ही मेरे पिछले मिशन से 2 महीने पहले ही बीत चुके हैं, इसलिए अब सामग्री इकट्ठा करने का समय आ गया है। उन्हें इस बात का स्पष्ट विचार था कि उनकी पहली गंभीर रचना के लिए कौन सी सामग्री होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तब तक इंतजार करना पसंद किया जब तक कि उनके डानेटियन को इस पर प्रयास करने के लिए सफलता नहीं मिल गई। इसके अलावा उस योजना में बहुत सारे परीक्षण शामिल थे। वह अपने प्रयोगों के कारण अपने प्रशिक्षण की उपेक्षा नहीं करना चाहता था। इवोर, मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे सामग्री इकट्ठा करनी है। आइवा ने शिकायत करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले नोआ ने उसकी ओर 1000 क्रेडिट फेंककर उसे चुप करा दिया। नूह अकादमी के दाहिने क्षेत्र के मध्य में लगे बोर्ड के पास गया और उस पर लगे विभिन्न मिशनों को पढ़ा। वह उस समय किसी विशिष्ट चीज की तलाश में थे। वह कोई सामान्य शिकार मिशन नहीं चाहते थे। नाइट पैंथर्स का झुंड नेरेरे देश की सीमा से लगे एरोलिया जंगल की परिधि में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। 50 योग्यता अंक प्राप्त करने के लिए झुंड को नष्ट करें। बोनस के रूप में 100 योग्यता अंक प्राप्त करने के लिए शवों को वापस लाएं। उत्तम। नूह ने बोर्ड से टेबल उठाया और अकादमी से बाहर की ओर चला गया। अकादमी की सड़कें अधिकतर खाली थीं। सभी छात्र अपनी विशेषज्ञता या बाहर मिशन में व्यस्त थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने खाली समय का उपयोग अपने सामाजिक नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए करता था। उन छात्रों में से एक का नाम सैमुएल मुवलोस था और वह उस समय बाहर के गलियारे के सामने ऊंची आवाज में नूह का मजाक उड़ा रहा था। मैं आपको बता रहा हूं, वह मैच पूरी तरह से धांधली वाला था।
मेरा बेचारा दोस्त मैनुअल अभी भी अपनी चोट से उबर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि वह अपनी विकास दर में लॉर्ड डैनियल से मेल खाने के बहुत करीब था, लेकिन उस अनैतिक शैतान की वजह से उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अगर लॉर्ड थेडियस ना होता तो मुझे नहीं पता कि वेंस उसके साथ क्या कर सकता था। युवा छात्रों का एक समूह ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहा था। वे पिछले वर्ष आए नए बैच के छात्र थे और उनमें से अधिकतर महत्वपूर्ण परिवारों से थे, इसलिए उनके लिए इस प्रकार की मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होना स्वाभाविक था। मैं सीनियर सैमुअल के शब्दों की पुष्टि कर सकता हूं, मैं दर्शकों में से उनकी लड़ाई देख रहा था। वेंस ने निश्चित रूप से धोखा दिया है, अन्यथा मैनुअल के आखिरी हमले में उसका बचना असंभव होता। इसके अलावा, क्या आप जानना चाहते हैं कि वेंस ने सबसे निंदनीय काम क्या किया है? उसने मैनुअल की हवेली, अकादमी के सबसे मजबूत छात्र का प्रतीक, ले ली और पूरे 2 महीने तक खुद को उसके अंदर अलग थलग कर लिया। अगर यह किसी ढोंगी का व्यवहार नहीं है तो मुझे नहीं पता कि यह कौन सा है। युवा छात्रों ने अपनी कहानियां जारी रखते हुए घृणापूर्ण भाव प्रदर्शित किया। लेकिन चिंता मत करो, मैं, सैमुएल मुवलोस, उसे सार्वजनिक रूप से चुनौती दूंगा जब वह छिपना बंद कर देगा। वे वहां क्या कर रहे हैं? नूह ने सोचा। रैंक 2 जादूगर बनने के बाद से उसकी सुनने की क्षमता में काफी सुधार हुआ था। जब वह बाहर निकलने के करीब पहुंचा तो उसने पूरी बातचीत सुन ली थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे इधर उधर घूमने के लिए उस जगह का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या उन्हें डर है कि मैं अपने घर से उनकी आवाज सुन लूंगा? उसका वर्तमान घर उस स्थान के ठीक विपरीत दिशा में था जहां छात्र एकत्रित थे। वह दोनों चीजों के बीच कुछ संबंध ढूंढने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे उन्हें रोकना चाहिए, इससे पहले कि मेरे दरवाजे पर गुस्साए छात्रों की भीड़ जमा हो जाए। उनके सभी अंक तोड़ना बहुत तकलीफदेह होगा। नूह धीरे धीरे अपने सामान्य ठंडे वातावरण में सैमुअल के समूह की ओर चला। उसे नजरअंदाज करना असंभव था, उसकी उपस्थिति भारी थी जब तक कि वह उसे बलपूर्वक दबा न दे। फिर भी, उस समय उसे जिस चीज की जरूरत थी, वह थी अपने और अन्य छात्रों के बीच का बहुत बड़ा अंतर दिखाना। जब छात्र उसकी ओर देखने लगे तो वे उसके आकार को देखकर थोड़े मंत्रमुग्ध हो गए। वह मध्यम कद का था, लेकिन उसका शरीर सुडौल और सुडौल था। उनकी सुंदरता उनकी श्वेत और स्वच्छ त्वचा के कारण और भी अधिक बढ़ जाती थी, तथा उनकी आंखें उनके मानसिक क्षेत्र की शक्ति के कारण दिन के उजाले में भी चमक उठती थीं। समूह की लड़कियों ने अपना सिर नीचे कर लिया। वे इतनी शर्मिंदा थीं कि उसकी पैनी निगाहों को देखने में असमर्थ थीं। वी वैंस, तुम अपने आवाज से बाहर क्यों आए? सैमुअल उसे देखकर हकलाने लगा और नए छात्रों ने भ्रमित दृष्टि से देखा। सैमुअल की कहानियों के कारण वे उसके शुद्ध और शीतल रूप को उस रूप से मेल नहीं खा सके जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अभी भी मेरे आसपास हो और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हो। मेरा मानना है कि तुम्हारे दोस्तों के साथ जो हुआ वह एक सबक के रूप में पर्याप्त था। सैमुअल को वह दयनीय स्थिति याद आई जिसमें उन छात्रों ने उन पर हमला करने की कोशिश की थी और वे तुरंत घबरा गए थे। ये गलतफहमी है, मैं कभी हिम्मत नहीं करूंगी। उसके शब्द तब बाधित हुए जब नूह ने सीधे उस पर छलांग लगा दी, उसका सिर पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 163। पैंथर्स। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म C 163। पैंथर्स। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा नहीं है कि सैमुअल के पास हमले से बचने के लिए कोई तकनीक या मंत्र नहीं था, लेकिन नूह की उपस्थिति के कारण उसे जो भय महसूस हुआ, उसके साथ साथ आश्चर्यजनक प्रभाव ने उसे एक पल के लिए असहाय बना दिया। और यही वह क्षण था जिसका नूह ने फायदा उठाया। सरदार के मुखिया ने उस जगह को खोदा और उसमें से खून का हल्का सा निशान निकला। नूह ने शमूएल का सिर उसके बालों से अलग किया और उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ये किससे कर रहे हो? उसका वाक्य बीच में ही रुक गया क्योंकि नूह ने उसका सिर जमीन पर पटक दिया। उसने उसे पुनः उठाया और प्रतीक्षा करने लगा। आप बेहतर सावधान रहें। नूह ने उसे वापस गड्ढे में पटक दिया और बाहर खींच लिया। रुको, मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारे पीठ पीछे बात नहीं करूंगा। सैमुअल का चेहरा खून और घाव से सना हुआ था और उसकी आंखों में आंसू के कुछ निशान थे। नूह ने उसके बाल छोड़े और उसकी ओर मुस्कुराकर उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। क्या यह इतना कठिन था? अगली बार जब मैं तुम्हें ऐसा कुछ करते हुए देखूंगा तो मैं खुशी खुशी यह परखूंगा कि कितनी गहराई पर जमीन तुम्हारे सिर से ज्यादा कठोर हो जाती है। शमूएल उन शब्दों को सुनकर कांप उठा। वह जानता था कि नूह बातों को बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा था। ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं कसम खाता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने उसकी ओर सिर हिलाया और खड़ा हो गया। उसने अपनी नजर दूसरे छात्र की ओर घुमाई जो सैमुएल के साथ उसकी कहानियों में शामिल हो गया था।
मुझे नहीं पता था कि जूनियर अपने सीनियर्स का मजाक उड़ा सकते हैं। नूह धीरे धीरे दूसरे युवक की ओर चला गया, उसकी नजरें उस पर से हटती ही नहीं थी क्योंकि उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। छात्र कांप उठा, वह नूह के दबाव के कारण भयभीत हो गया था। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि नूह उसके कानों में धीरे से कुछ फुसफुसाते हुए उसके पास से गुजर चुका था। आप जिसे ढोंगी कहते हैं उसके प्रति सावधान रहें, एक दिन अकादमी के नियम आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। ये कहते हुए वह निकास द्वार से निकलकर एरोलिया 1 के अंदर चला गया। नूह की संक्षिप्त उपस्थिति के कारण समूह का माहौल काफी बदल गया था। शमूएल का पक्ष लेने वाला युवक जमीन पर गिर पड़ा और अपना कांपना रोकने में असमर्थ हो गया। सैमुअल खड़ा हुआ और अपने अन्य दोस्तों को अलविदा कहे बिना ही वहां से चला गया। उस दिन उसकी बहुत बदनामी हुई थी। अन्य पुरुष छात्रों ने अपना सिर नीचे झुका रखा था, वे अपना सिर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं नूह उन्हें देख न ले। इसके बजाय लड़कियों के चेहरे पर स्वप्नवत भाव थे, जैसे जो कुछ हुआ था उससे वे मंत्रमुग्ध हो गई हो। इस बीच नूह उस क्षेत्र की ओर तेज गति से दौड़ रहा था जहां पैंथर देखे गए थे। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने क्या परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। उसके पंख खुल गए और वह गति पकड़ने के लिए हवा में ऊपर उठ गया। वह ऐसा केवल इसलिए नहीं कर रहा था कि इससे वह अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंच जाएगा, बल्कि यह एक प्रशिक्षण के रूप में भी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी उड़ान तकनीक अच्छी थी, लेकिन ऐसे कई पहलू थे जिनमें उन्हें सुधार की आवश्यकता थी, इसलिए वह हर खाली क्षण का उपयोग इस तकनीक का प्रशिक्षण लेने में करते थे। नेरेरे महाद्वीप की सीमा तक पहुंचने में उन्हें कुछ दिन लगे। वो उस क्षेत्र में पहले भी पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में कई अलग अलग उड़ान अभ्यास करना पसंद किया। हालांकि उन्होंने अपने सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को नहीं भुलाया। वह दोपहर के समय सीमा पर पहुंचा और शांतिपूर्वक पेड़ की एक शाखा पर बैठकर रात होने का इंतजार करने लगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, रात्रि पैंथर केवल रात के समय ही अपने ठिकानों से बाहर निकलते थे। वे तेज गति वाले जानवर थे जिनमें क्षण भर में अमूर्त हो जाने की क्षमता थी। किसी अन्य रक्त साथी का निर्माण करते समय ये वास्तव में सबसे मजबूत जानवर नहीं था, लेकिन जिस चीज ने नूह की रुचि को आकर्षित किया वह थे उनके शरीर के अंग। अलौकिक अवस्था में प्रवेश करने की उनकी जन्मजात क्षमता के कारण उनकी हड्डियां और त्वचा अनेक उपचारों के प्रति अत्यधिक अनुकूल थीं। वे उस समय नूह की जरूरतों के लिए एकदम सही सामग्री थे। खैर, इस वातावरण में अंधेरे वाले जानवर इतने आम नहीं हैं, मैं बाद में इसे किसी अधिक शक्तिशाली जानवर से बदल सकता हूँ। जैसे ही रात हुई, जीव जंतु बदल गए और रात्रिचर जानवर अपनी मांदों से बाहर आ गए। नूह ने तब तक इंतजार किया जब तक उसे वह नहीं मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। लगभग 30 काले तेंदुए, जिनकी लंबाई 3 मीटर थी, धीरे धीरे इलाके से बाहर निकले। ये सोचना कि वे वास्तव में दिन में जमीन पर सोते हैं, इस दुनिया में निश्चित रूप से कुछ विशिष्टताएं हैं। रात्रि पैंथर्स सोने के लिए दिन के उजाले में घंटों बिताते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मांद बनाने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं चुना। वे सीधे अपने अमूर्त रूप में घूम गए और भूभाग में समा गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रक्त प्रवाह पर्याप्त होना चाहिए। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि क्या मैं सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया के बारे में और अधिक सीख सकता हूं। उसने अपने नए मंत्रों का प्रशिक्षण लिया था, इसलिए वह उनकी वास्तविक शक्ति के बारे में पूरी तरह आश्वस्त था। उसकी मानसिक ऊर्जा व्यय हो गई और उसके दोनों हाथ राक्षसी पंजों में बदल गए। रात में उसके पंख फैल गए और वह अपनी शाखा से छलांग लगाकर झुंड के ऊपर उड़ गया। पैंथर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, किसी शिकार की तलाश में। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनका भी शिकार हो गया है। केवल 2 शीर्ष रैंक 3, हालांकि वे वास्तव में कमजोर लगते हैं। नूह ने मन ही मन अपना सिर हिलाया और झुंड में कूद पड़ा। उसके 2 पंजों ने एक एक तेंदुए को जकड़ लिया और उनके शरीर से सारा खून तुरंत ही निकाल दिया। नूह को महसूस हुआ कि उसके हाथों से गर्माहट की एक लहर आ रही है और उसकी पीठ पर उसके एक्यू पॉइंट्स के ठीक नीचे जमा हो रही है। अंततः अन्य तेंदुओं ने घुसपैठिए को देख लिया और उस पर झपट पड़े, लेकिन नूह हमले से बचने के लिए हवा में पीछे की ओर उड़ गया। जैसे ही उसे उनके समूह में एक छेद मिला, उसने पुनः गोता लगाया, लेकिन जब वह जानवर पर अपना पंजा मारने वाला था तो वह अलौकिक हो गया और उसका हाथ हवा के अलावा किसी चीज से नहीं टकराया। मुझे उन्हें आश्चर्यचकित करना होगा या उनकी सांस खर्च करनी होगी। नूह पुनः उड़ा और झुंड के दूसरे भाग में गोता लगा दिया। हालांकि उस समय उनमें से 2 के सिर के ऊपर एक छोटा काला बादल छा गया, जिससे कुछ क्षण के लिए उनकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। अंधा। चूंकि पैंथर्स को ये पता नहीं था कि हमला कब होगा, इसलिए नूह उन्हें आसानी से खत्म कर सकता था। ये लड़ाई कुछ मिनटों तक जारी रही और नूह ने लगभग कोई सांस या मानसिक ऊर्जा खर्च नहीं की। एक समय ऐसा आया जब केवल 5 पक्षी ही बचे थे, तो झुंड के नेता ने दहाड़कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तेंदुओं को भागते हुए देखकर नूह ने समझ में सिर हिलाया। अतः ये सच है कि उन्हें जमीन में धंसने में बहुत समय लगता है, यह कोई तत्काल होने वाली बात नहीं है। काली लपटों ने उसे ढक लिया और जब वह उनसे बाहर निकला तो वह भाग रहे जीवों के ठीक सामने था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 164। प्रयोग। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म C 164। प्रयोग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंत में पूरा समूह पराजित हो गया। नूह ने रक्त निष्कासन मंत्र का प्रयोग करके सबसे शक्तिशाली जानवर को छोड़कर सभी जानवरों को मार डाला। उसे शरीर शिलालेख मंत्र के लिए उसके रक्त की आवश्यकता थी। इसके बाद वह एक खाली गुफा की तलाश में चला गया और शांतिपूर्वक अपने नए रक्त साथी के निर्माण की तैयारी करने लगा। मेरे पास अंधकार तत्व के 30 जादुई जानवरों के शरीर हैं, वे 2 महीने के परीक्षण के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे। उसने सोचा जब उसने नाइट पैंथर का खून धीरे धीरे एक खाली बाल्टी पर जमा होते देखा। हालांकि जब उसने खून को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या होगा यदि मैं पैंथर का रक्त भरने के लिए अपने डेंटिन की जगह अपनी चेतना के समुद्र में मौजूद श्वास का उपयोग करूं। सैद्धांतिक रूप से टैटू को किसी भी तरह से अस्वीकार किए जाने से बचाने के लिए श्वास का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर भी यदि वह उस विधि का प्रयोग करे जिसे उसने स्वयं परिष्कृत किया है तो क्या परिवर्तन होंगे। नूह उत्सुक था, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्राणी के चित्रांकन में प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके रैंक 2 मानसिक क्षेत्र ने तेंदुए की उपस्थिति को पूरी तरह से याद कर लिया था। नूह ने अपनी क्षमता के बारे में सुनिश्चित होने के लिए बस कुछ रेखाचित्र बनाए। मेरे पास अधिक श्वास को अवशोषित करने का समय नहीं है, अन्यथा मंत्र की सामग्री बर्बाद हो जाएगी। मैं पहले से संग्रहित तरल का उपयोग करूंगा। उसकी चेतना के सागर में कुछ श्वास शेष थी जो पहले से ही परिष्कृत थी, इसलिए उसने इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। तेंदुए का दिल पहले ही उसके कब्जे में आ चुका था, इसलिए जैसे ही बाल्टी भर गई उसने तुरंत अपनी सांस से उस प्राणी का खून भरना शुरू कर दिया। कुछ घंटे बीत गए और उसके मानसिक क्षेत्र की सांस बाल्टी में खून भरने के लिए पूरी तरह खर्च हो गई। इस प्रक्रिया में पिछली बार से भी कम समय लगा था, भले ही श्वास का चरण वही था। यह पहले से ही एक सुधार है। यह इतनी जल्दी तकनीक के मानकों तक पहुंच गया है। यह शायद श्वास के अंदर मेरी इच्छाशक्ति के कारण है। वह साथी के निर्माण में एलिमेंटल फोर्जिंग की प्रक्रियाओं के एक भाग को लागू करके प्राप्त परिणामों से पहले से ही संतुष्ट थे। उसने अपने अंतरिक्ष वलय को पानी से अच्छी तरह धोया और फिर अपने शरीर पर तेंदुए की आकृति बनाना शुरू कर दिया। उसकी कृपाण ने उसकी त्वचा पर सटीक रेखाएं काट दी, जिससे जानवर के परिष्कृत रक्त के कारण काले निशान पड़ गए। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, नूह ने उस प्राणी का हृदय 2 बार में खा लिया। फिर उन्होंने अपनी चेतना के सागर पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्र के ऊपर एक रात्रि तेंदुए की अलौकिक आकृति दिखाई दी। वह गोले की दीवारों की ओर झपटा, लेकिन जैसे ही नूह की आकृति ने अपनी आंखें खोली, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई शक्ति उसकी हर गति को रोक रही है। केसियर रून से कोई गुंजन नहीं हो रही थी। नूह केवल उस हल्के कनेक्शन का उपयोग कर रहा था जो उसे जानवर की आकृति से आ रहा था ताकि वह स्थिर रहे। दिलचस्प, ऐसा लगता है कि मेरी मानसिक ऊर्जा का एक हिस्सा पैंथर के मूल में समा गया था क्योंकि मैंने इसे बनाने के लिए अपनी व्यक्तिगत सांस का इस्तेमाल किया था। पालतू बनाने का हिस्सा बहुत आसान हो गया है। नूह की आकृति तेंदुए के पास पहुंची और उसे समुद्र में डुबो दिया। कुछ ही सेकंड में इको की छवि के बगल में पैंथर की छवि दिखाई दी और राक्षसी रूप मंत्र की जड़ें उसके चारों ओर उलझ गईं। इतना आसान, नूह ने मन ही मन कहा जब उसने अपनी भौतिक आंखें खोली। यह आश्चर्यजनक है। भले ही मुझे रैंक 3 के जानवर को वश में करने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन यह उच्च रैंक के जादुई जानवरों के लिए सख्ती से लागू नहीं होता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपने वर्तमान स्तर के साथ रैंक 4 के जानवर के साथ रक्त साथी बना सकता हूं। उस विचार को त्यागने से पहले उसने कुछ देर तक इस पर विचार किया। भले ही मुझे रैंक 4 के जानवर का खून और कोर मिल जाए और इस विधि का उपयोग करके चित्र बनाना पड़े, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अपनी चेतना के सागर में उसे वश में कर सकता हूं। आखिरकार वे वीर रैंक तक पहुंच गए। उनकी इच्छाशक्ति इतनी कमजोर नहीं हो सकती। मुझे बस तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक मैं एक को मारने में सक्षम नहीं हो जाता। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और एक तेंदुआ उसके सामने प्रकट हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसका आकार मूल जानवर के समान ही था, लेकिन इसमें हल्की तीक्ष्णता थी। संतुष्टि से सिर हिलाने से पहले उन्होंने कुछ देर तक इसकी शक्ति का परीक्षण किया। इसकी ईथर बनने की क्षमता काफी उपयोगी है और ऐसा लगता है कि इसकी हमला करने की शक्ति थोड़ी बढ़ गई है। क्या ये सांस के अंदर मेरी इच्छा के कारण है? अगर ऐसा है तो मैंने बस एक शिलालेख विधि और एक मंत्र को एक साथ जोड़ दिया है। नूह ने अपना उत्तर खोजने से पहले थोड़ा विचार किया। बॉडी इंस्क्रिप्शन मंत्र पहले से ही इंस्क्रिप्शन का एक सरलीकृत रूप है। चूंकि एलिमेंटल फोर्जिंग एक इंस्क्रिप्शन विधि है, इसलिए यह स्पष्ट था कि मैं उन 2 शक्तियों को एक साथ मिला सकता था।
मुझे रक्त साथी बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की सांस का फिर कभी उपयोग नहीं करना चाहिए और यह बेहतर होगा कि मैं प्रत्येक साथी के लिए विशेष रूप से सांस को परिष्कृत करूं जिसे मैं बनाना चाहता हूं। उनकी योग्यता अभी भी उन्हें श्वास को दी गई इच्छा में अधिक लचीलापन नहीं देती थी, फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। मुझे इसे गति का अर्थ देना चाहिए था या इसकी जन्मजात क्षमताओं के अनुरूप कुछ और। वैसे भी इसमें शीर्ष रैंक 3 जानवर की शक्ति है, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने इसे बर्बाद कर दिया। उनके मानसिक क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव भी ज्यादा नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रयोग को सफल माना। मुझे अब अपने आवास पर वापस जाना चाहिए। मुझे ठोस श्वास के साथ फोजिंग शुरू करने की आवश्यकता है और मुझे अपने डेंटिन पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अपनी सीमा तक पहुंच रहा हूं। वह तेंदुए को वापस बुलाने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। ठीक है, आपकी योग्यता के कारण आपका नाम शैडो होना चाहिए। उसने सोचा, साथी के सिर को थपथपाते हुए और उसे अपने शरीर पर वापस लाते हुए। अकादमी में वापस लौटते समय वह अपने मिशन के लिए योग्यता अंक प्राप्त करने हेतु प्रबंधन भवन गया। उसने जानवरों के शवों को अपने पास रख लिया। हालांकि जब वह अपने आवास पर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब दृश्य देखने को मिला। लगभग 20 छात्राएं प्रवेश द्वार के सामने शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने उसकी उपस्थिति देखी, वे मुड़े और खुशी से चिल्ला उठे। अंधेरा राजकुमार वापस आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 165। प्रसिद्ध गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म C 165। प्रसिद्ध पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह क्या बकवास है। लड़कियां जब उसकी ओर देखती तो उनके चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान आ जाती। उनमें से एक ने साहस जुटाया और उसकी ओर बढ़ी। दार लॉर्ड वेंस, क्या आप मेरे साथ एरोलिया वन की यात्रा पर चलना चाहेंगे? मैं अपनी सारी पुण्य राशि देने को तैयार हूं। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि नूह ने उससे ठंडे जवाब से टोक दिया। नहीं। पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। नूह ने बेपरवाही से उस लड़की को पार किया और भीड़ के बीच से होते हुए अपने घर की ओर बढ़ गया। फिर भी जब वह उनके बीच से गुजर रहा था तो वह लड़कियों की फुसफुसाहट सुनने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुमने देखा कि वह कितना अच्छा है? ये लॉर्ड डैनियल के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, लेकिन डैनियल हमारे लिए पहुंच से बाहर था। लॉर्ड वेंस को कुलीन स्थिति की परवाह नहीं है। मैं चाहती हूं कि वह मुझे बुरी तरह डांटे, लेकिन मैं उसका सामना भी नहीं कर सकती। हर बार जब मैं उसकी आंखों में देखती हूं तो मुझे बेहोशी जैसा महसूस होता है। ये लड़कियां पागल हैं। नूह ने अपने घर का दरवाजा खोलते हुए सोचा। डार्क प्रिंस, क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी अगर मैं अंदर आकर तुम्हें चाय पिलाऊं? मेरा परिवार प्रसिद्ध है। नूह ने लड़की के भाषण समाप्त होने तक इंतजार नहीं किया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ गई जब उसने लड़कियों को फिर से उत्साह में चिल्लाते हुए तथा उसकी पिछली अस्वीकृति पर टिप्पणी करते हुए सुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप युवा कितने भाग्यशाली हैं कि आप इन क्षणों का आनंद ले पा रहे हैं। आइवा ने उसकी ओर आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ देखा और गर्व से सिर हिलाया। मेरे शिष्य ने अपने गुरु से सब कुछ छीन लिया। ऐसी भोली भाली लड़कियों के लिए आपका आकर्षण अप्रतिरोध्य है। बूढ़े आदमी, अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं तुम्हें उनके साथ बाहर फेंक दूंगा। आइवा का चेहरा पीला पड़ गया और वह अपना मुंह बंद करके कमरे से बाहर जाने लगा। रुको, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ देखो। नूह ने उसे रोका और अपने अंतरिक्ष वलय से एक डायरी निकाली। यह उरिया की डायरी थी जिसमें शरीर अंकन मंत्र का वर्णन था। मैंने इस मंत्र पर एलिमेंटल फोर्जिंग विधि के पीछे के सिद्धांतों को लागू किया। क्या मैं इसके बारे में आपकी राय जान सकता हूं? आइवा की दिलचस्पी तुरंत जागृत हो गई। न केवल ये पहली बार था कि नूह ने स्पष्ट रूप से उनसे मदद मांगी, बल्कि वह अपने छात्र के प्रयोगों में भी रुचि रखते थे। आइवा सोफे पर बैठ गया और डायरी को दिलचस्पी से पढ़ने लगा। इस बीच नूह कमरे के एक कोने में बैठा था और अपने रक्त निष्कासन मंत्र द्वारा संचित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उन्होंने यिन बॉडी तकनीक के अनुसार उस ऊर्जा को अपने दानतयान के निकट ले आया। उनके दानतयन ने ऊर्जा को परिष्कृत किया और उसका कुछ भाग उनकी हड्डियों पर पुनः निर्देशित किया। जब प्रक्रिया पूरी हो गई तो उन्होंने अपनी प्रगति को समझने के लिए अपने शरीर का विश्लेषण किया। इस तरह से अवशोषित की गई सांस वास्तविक ध्यान के 1 घंटे से भी कम के बराबर है। यह मंत्र वास्तव में मेरे शरीर को मजबूत करने के लिए उपयुक्त नहीं है। वह परिणामों से काफी निराश था, लेकिन उसने बहुत उम्मीद की थी। अगर वास्तव में कोई मंत्र होता जो जादुई जानवरों का उपयोग करके साधक के शरीर की रैंक बढ़ा सकता था, तो जादुई जानवर पहले ही विलुप्त हो चुके होते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सचमुच दिलचस्प है। आइवा ने डायरी पढ़कर उसे वापस नूह को दे दिया। आप क्या सोचते हैं?
आइवा ने अपनी ईमानदार राय देने से पहले कुछ देर तक विचार किया। ये निश्चित रूप से एक शिलालेख विधि जैसा दिखता है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए भारी आवश्यकताओं वाले मंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या मैं आपके द्वारा बनाए गए साथी को देख सकता हूँ? नूह के शरीर से छाया निकली और आइवा ने दिलचस्पी से उसका निरीक्षण किया। आपने क्या परिवर्तन देखा? इसके रक्त का तेजी से शोधन चेतना के समुद्र में वश में करना आसान है और मेरी कुछ इच्छा साथी में बनी हुई है। नूह की बातें सुनकर आइवा ने अपने छात्र की ओर मुड़ने से पहले सिर हिलाया। मुझे लगता है कि इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। एक बार जब आप अपनी इच्छाशक्ति को सांस में डालने में अधिक कुशल हो जाते हैं, तो आप उनकी जन्मजात क्षमताओं को सशक्त बनाने में सक्षम हो जाएंगे। उसका भी यही विचार था। क्या आपने इसकी शक्ति का केंद्र बनाने का प्रयास किया है? इवोर की बातें सुनकर नूह की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? आइवा ने सिर हिलाया और अपनी नज़र फिर से पैंथर पर घुमा ली। यदि आप केवल इसके रक्त को परिष्कृत करके ये परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या होगा यदि आप सीधे इसके मूल को परिष्कृत करें? आपको अधिक स्पष्ट परिणाम प्राप्त होने चाहिए। ये बात तो समझ में आती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अभी जानवर की शक्ति के केंद्र को संभालने की क्षमता है। मुझे वापस फौज में जाना चाहिए। नूह खड़ा हुआ और शैडो को पीछे हटा दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उसी समय प्रवेश द्वार पर जोर से दस्तक हुई। मुझे मत बताओ कि यह अभी भी वही लड़कियां हैं। नूह दरवाजा खोलने गया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जून भौहें सिकोड़े हुए उसकी ओर देख रही थी। क्या तुम उन लड़कियों पर लगाम लगा सकते हो इससे पहले कि मैं उन्हें मार डालूं? नूह ने अपनी नज़र उसके पीछे घुमाए और पाया कि लड़कियों की वही भीड़ चुपचाप उसे देख रही थी। तभी उसने देखा कि शैडो के आइवा के संपर्क में आने के कारण वह शर्टलेस हो गया था। अरे, मैं ऐसा करूं उससे पहले तुम अंदर आ जाओ। उसने जून को अपने आवास के अंदर खींच लिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। यद्यपि वह पर्याप्त तेज नहीं था और एक उत्तेजित चीख उसके कानों तक पहुंची। आप इतने प्रसिद्ध कब हो गए? जून ने एक सोफे पर बैठते हुए पूछा। मुझे कैसे पता? ऐसा नहीं है कि मैं इस स्थिति का आनंद ले रहा हूं। तुम्हें क्या हुआ? जून पहले कभी उसके आवास पर नहीं आई थी, जिससे नूह को जिज्ञासा हुई। जून ने नाक सिकुड़ी और अपनी नज़र उससे हटा ली। जाहिर है, चूंकि हम 2 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि हम रिलेशनशिप में हैं। जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने मुझे बेइंतहा परेशान किया, चाहे मैंने कितना भी इनकार किया हो। मैंने मास्टर से सलाह भी मांगी, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि सबसे मजबूत छात्र के पास अनुयायी होना सामान्य बात है। नूह ने आह भरी और अपनी कनपटियों को सहलाया। उसे अपने दरवाजे के सामने खड़ी भीड़ की परवाह नहीं थी, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि उसके परिचित लोग भी इसमें शामिल होंगे। समाधान निकालने से पहले उन्होंने फिर से आह भरी। आप पहली मंजिल पर जा सकते हैं। भिखारी आमतौर पर भूतल पर सोता है, जबकि मैं हमेशा तहखाने में रहता हूँ। बस मेरी ट्रेनिंग के दौरान मुझे परेशान मत करना। फिर वह सीढ़ियों की ओर मुड़ा जो भूमिगत मार्ग की ओर जाती थी। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? नूह ने उसे उत्तर देते हुए अपने कंधे उचका दिए। मैं उन्हें भगा नहीं सकता और उन्हें तुम्हें परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुम यहीं रह सकते हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 166। नारंगी रूर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म C 166। नारंगी रूर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन इस तरह तो वे हमारे रिश्ते को लेकर और भी अधिक भ्रमित हो जाएंगे। जून ने अपनी सीट से खड़े होकर शिकायत की। क्या आप हर दिन उनके उत्पीड़न से गुजरना पसंद करते हैं? नूह के प्रत्युत्तर से जून चुप हो गई। वैसे भी ये सिर्फ अस्थायी है। जैसे ही मैं अकादमी छोड़ दूंगा, चीजें शांत हो जाएंगी। रुको, क्या तुम जल्दी ही चले जाओगे? आइवा बगल के एक कमरे से प्रकट हुआ और भ्रमित होकर नूह पर चिल्लाया। जून भी उसके बयान से आश्चर्यचकित थी और उसके जवाब का ध्यानपूर्वक इंतजार कर रही थी। नूह ने अपने कंधे उचकाए। हम यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। ये हमारा 3रा साल है। यहाँ पूरे साल रहने के बजाय शाही शहर में कोई पेशा अपनाना और अपनी स्थिति को स्थिर करना बेहतर है। नूह पहले से ही शिकारी संघ में अपनी नौकरी के बारे में सोच रहा था। उन्हें फोजिंग विधि के साथ अपने प्रयोगों के लिए लगातार सामग्रियों की आवश्यकता थी और एक शिकारी की हैसियत से उन्हें संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध हो सकती थी। इसके अलावा उनकी बिजली की भी समस्या थी। वह अपने ऊपर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा था। वह अकादमी के अंदर रॉयल्स का अपने ऊपर से नियंत्रण हटाना चाहता था। मैं भी अपनी स्थिति को भूल रहा हूँ। अकादमी एक शांतिपूर्ण जगह है, लेकिन वास्तविक दुनिया ऐसी नहीं है। यहाँ मुझे लगता है कि मेरे हाथ हमेशा बंधे रहते हैं। मैं बिना किसी समाधान के बस समस्याओं को इकट्ठा कर रहा हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
डैनियल के अनुयायियों के साथ उसकी सारी परेशानियां केवल छात्रों को मारकर हल की जा सकती थीं। हालांकि एक छात्र के रूप में उनकी स्थिति के कारण ऐसा करना प्रतिबंधित था और उन सभी महान युवाओं को उनके प्रति घृणा रखने के लिए जीवित छोड़ दिया गया था। एक बार जब मैं रैंक 2 कल्टीवेटर बन जाऊंगा तो मैं यहां से चला जाऊंगा। अकादमी के संकाय मुझे वैसे भी उस स्तर पर ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। सल्फा क्षेत्र जैसे स्थानों ने मजबूत साधकों पर अपनी प्रभावशीलता खो दी। आखिरकार यदि वे वास्तव में प्रत्येक स्तर पर उपयोगी हो सकते तो दिव्य स्तर पर साधक एक सामान्य दृश्य होते। जून ने सोचते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। नूर के शब्द सही थे, उन्हें एक स्थान सुरक्षित करना था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संसाधनों की कमी के कारण एक साधक के रूप में उनकी यात्रा रुक न जाए। इसके अलावा अकादमी छोड़ने का मतलब यह नहीं था कि वे इन्वेंट्री तक पहुंच खो देंगे। छात्र के रूप में उनका दर्जा समाप्त हो जाएगा, लेकिन वे अभी भी लेनदेन करने के लिए रॉयल से संपर्क कर सकते थे। हालांकि यह कहना होगा कि उसकी स्थिति नूर की तुलना में अधिक जटिल थी। उसे केवल अपना ही ध्यान रखना था, जबकि जून के पीछे उम्मीदों से भरा परिवार था। मुझे लगता है कि मैं एल्बास शहर में ज्यादा नहीं रहूंगा। मैं लड़ाई के अलावा किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूं और मैं शाही रक्षक नहीं बन सकता, नहीं तो मैं अपने परिवार की उपेक्षा करूंगा। हो सकता है अपने गुरु की मदद से मैं शाही राजवंश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित कर सकूं और अपने परिवार को राजधानी के नजदीक किसी इलाके में नियुक्त कर सकूं, लेकिन मैं इतना ही कर सकता हूं। नूर को उसके शब्दों का मतलब समझ आ गया। वह उसकी तरह स्वतंत्र रूप से खेती नहीं कर सकती थी। अकादमी में दाखिला लेने वाले प्रत्येक कुलीन उत्तराधिकारी को भारी उम्मीदें रखनी पड़ती थीं। वे ऐसे स्तंभ बनेंगे जिन पर उनके परिवारों का भविष्य निर्मित होगा। उनमें से अधिकांश लोग कुलपिता का पद पाने का लक्ष्य रखेंगे। हालांकि नूर की नज़र में ये बातें व्यर्थ थीं। उसे अपनी स्थिति की जरा भी परवाह नहीं थी, वह तो केवल मजबूत बनना चाहता था। तो क्या तुम मुझसे आगे निकलने की कोशिश करना बंद कर दोगे? मैं वास्तव में ये कल्पना नहीं कर सकता कि तुम एक शांत व्यक्ति के रूप में बेलर परिवार का प्रबंधन कर सकते हो। नूर ने उसका हल्का सा मजाक उड़ाया। जून ने नाक सिकुड़ी और अपने सामान्य जंगली स्वभाव में लौट आए। देखना, मैं अपने परिवार की स्थिति को बढ़ा कर दूंगा और सारे संसाधन अपने पास ले लूंगा। तब मैं तुम्हें अवश्य हरा दूंगा। इसका मतलब यह है कि जब तक हम छात्र हैं तुमने मुझे पीटना छोड़ दिया है। चुप रहो, जून चिल्लाए और पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ी। वहां से दरवाजा बंद होने की आवाज साफ साफ गूंज रही थी। नूर ने अपना सिर हिलाया और आइवा की ओर मुड़ा। हमारे पास एक नया रूममेट है। आइवा ने आह भरी और फर्श पर बैठकर धीरे धीरे शराब पीने लगा। नूर तहखाने की ओर बढ़ा, लेकिन उसके दाहिने हाथ पर उठती एक अजीब सी सनसनी ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने उस क्षेत्र की जांच की और पाया कि एक हल्का नारंगी रंग का निशान उसकी त्वचा के नीचे से धीरे धीरे उसके धड़ की ओर बढ़ रहा था। आप क्या कर रहे हो? आइवा ने उसका अजीब व्यवहार देखा और उत्सुक स्वर में पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये कुछ भी नहीं है। नूर ने कुछ नहीं बताया और जल्दी से तहखाने में चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने ठंडी आंखों से धीरे धीरे चलती हुई रून का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। क्या इसलिए कि मैं जून पर भरोसा करता हूं? उन्होंने पहले ही एक्सेंट्रिक की विरासत जून को देने पर विचार कर लिया था। वह ईमानदार थी और उसका चरित्र सीधा साधा था। वह उसके साथ काफी दोस्ताना व्यवहार भी करती थी। उसे इस बात का भी पूरा यकीन था कि वह हमेशा उससे अधिक शक्तिशाली रह सकता है। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तब उसकी उम्र 18 साल भी नहीं थी। मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा, फिर फैसला लूंगा। जून निश्चित रूप से सबसे अच्छी उम्मीदवार है, लेकिन मैं हमारे भविष्य के रिश्ते के बारे में और ज्यादा सुनिश्चित होना चाहूंगा। रून अभी भी उसकी बाह पर था। एक्सेंट्रिक थंडर के साथ उनके समझौते के अनुसार उनके समझौते को तोड़ने के लिए इसे उनके डार्टियन तक पहुंचना था, जिसका मतलब था कि उनके पास स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के लिए अभी भी समय था। उन्होंने उन विचारों को अपने मन में पीछे रख दिया और एलिमेंटल फोर्जिंग विधि पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उनके पास अपने प्रयोगों के लिए आवश्यक सामग्री थी, उन्हें केवल शिलालेख लिखने के लिए श्वास की आवश्यकता थी। उसके डायनेटियन के अंदर उसके ठोस श्वास का एक छोटा सा टुकड़ा एकत्रित काले क्रिस्टलों से अलग हो गया और उसके शरीर में घूमने लगा। जैसे ही वह नूर के सिर के पास पहुंचा, उसकी चेतना के सागर के अंदर उसकी अलौकिक आकृति ने अपने हाथ उसके मानसिक क्षेत्र से बाहर फैलाए और उस छोटे से टुकड़े को पकड़ लिया। ठोस श्वास सफलतापूर्वक उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गया और पागलों की तरह संघर्ष करने लगा। फिर भी नूर को तब तक सांस के संघर्ष की आदत हो चुकी थी। मानसिक ऊर्जा ने तुरंत ही उस टुकड़े पर आक्रमण कर दिया तथा स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा को उससे दूर कर दिया। कुछ ही मिनटों में ब्रीद हानिरहित हो गया तथा परिष्कृत होने के लिए तैयार हो गया। ठोस सांस का दबाव काफी मजबूत है, लेकिन मैं इसे सहन कर सकता हूं। एकमात्र समस्या यह शापित सिरदर्द है। बेशक अपने मानसिक क्षेत्र में ठोस श्वास को संग्रहित करने के कारण उसका सिरदर्द वापस आ गया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 167। प्रतिद्वंद्वी। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म C 167। प्रतिद्वंद्वी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह को अपनी मानसिक क्षमता की सीमा तक पहुंचने में पूरा एक दिन लग गया। अंत में समुद्र के ऊपर सांस का एक बड़ा काला पत्थर बन गया। नूह को लगा कि उसका सिर फटने वाला है। उस सांस के दबाव के साथ साथ दो रक्त साथियों ने उसके दिमाग पर बहुत अधिक दबाव डाला। फिर भी अपने डेंटियन से सीधे श्वास लेने से उसे संचित करने की गति में काफी वृद्धि हुई। अब शोधन। नूह ने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने दर्द सहन किया और अपनी मानसिक स्थिति को आकाश में उड़ती हुई कृपाण की छवि को याद करने के लिए मजबूर किया। जब उन्हें लगा कि वह तैयार हैं तो उन्होंने ब्रीथ को समुद्र में विसर्जित कर दिया। इसे परिष्कृत करने में काफी समय लगा। ब्रीथ 4 दिनों तक समुद्र में रहा। उसके बाद वह एक अलग रूप में बाहर आया। यह फिर से कृपाण के ब्लेड जैसा दिख रहा था, लेकिन इसका रंग पिछली बार की तुलना में अधिक नीले रंग का था। सिरदर्द के कारण मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अगली बार मुझे खुद पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए। नूह ने निर्णय लिया और अपनी ढलाई शुरू करने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले उन्होंने भोजन किया और आराम किया। सर्वोत्तम परिष्कार प्राप्त करने के लिए उन्हें उन दिनों में पूरी तरह से स्थिर रहना पड़ा। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त की, उसके हाथों में एक रात्रि तेंदुए का पैर प्रकट हो गया। नूह ने सावधानीपूर्वक उस जानवर के पैर से मांस को तब तक फाड़ा जब तक कि उसके हाथों में केवल हड्डी ही नहीं रह गई। उसकी चेतना के सागर में श्वास का एक टुकड़ा तलवार के रूप से अलग हो गया और धीरे धीरे हड्डी में प्रवेश कर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने इस प्रक्रिया को रोकने के लिए तुरंत एक इंक्यूबेटिंग झिल्ली बनाई। ऐसा प्रतीत हुआ कि हड्डी ने श्वास को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसमें सूर्य बाघों की हड्डियों जैसा अस्वीकृति भाव नहीं था। दोनों पदार्थ आपस में मिलने लगे और नूह ने उनके आकार बदलने के लिए उनमें हेरफेर किया। हड्डी का रंग गहरा और सघन होता गया तथा इसकी नोक धीरे धीरे एक तीखे नुकीले सिर में बदल गई। फिर उस वस्तु के शरीर पर एक दरार दिखाई दी, जिससे पूरी हड्डी में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई। असफलता। नूह ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वस्तु को तहखाने के एक कोने की ओर फेंका, जहां वह फट गई। हालांकि विस्फोट की ताकत उस समय की तुलना में कहीं अधिक थी जब उन्होंने फोजिंग में तरल ब्रीथ का उपयोग किया था और कमरे के कंपन को रोकने के लिए शिलालेख अंतहीन रूप से टिमटिमा रहे थे। क्या बकवास हो रहा है। जून भूमिगत कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियों के ऊपर प्रकट हुई और नोआ की उपस्थिति देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और चेहरा गहरा चढ़ा हुआ था। क्या आप ठीक हैं? जून ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, मैंने तो बस थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कह दिया। तुम यहाँ क्यों आए? नूह ने उत्तर दिया। वह इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह लगभग भूल गया था कि जून उसके साथ रह रही थी। अच्छा, विस्फोट। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता था कि क्या आप हमारी मुलाकात फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि मेरी तकनीक खराब हो रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह कोई बुरा विचार नहीं है। आखिरकार एकांत प्रशिक्षण की भी अपनी सीमाएं होती हैं। जरूर, मुझे बस कुछ हफ्ते का समय दीजिए। मैं किसी काम में व्यस्त हूं और मैं इस दौरान अकेले रहना पसंद करूंगा। जून ने सिर हिलाया और ऊपरी मंजिल पर लौट गई। मुझे फोजिंग में लगने वाला समय भी कम करना चाहिए। मैं अपने प्रशिक्षण की उपेक्षा कर रहा हूं। नूह ने अपनी बाह पर बने रून की जांच की। इन दिनों वह उसकी कोहनी को पार कर चुका था और उसके कंधे की ओर बढ़ रहा था। यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे उसके साथ अधिक समय बिताना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह भविष्य में मेरी दुश्मन नहीं बनेगी। जब उसने ये सोचा तो उसने अपने प्रयोग रोक दिए और आराम करने लगा। उन्होंने प्रशिक्षण की सामान्य गति पुनः शुरू की तथा प्रतिदिन केवल एक उत्कीर्ण वस्तु बनाने का प्रयास किया। इस तरह वह अपनी शक्ति के अन्य केंद्रों के विकास में बाधा डाले बिना अपने मानसिक क्षेत्र पर दबाव को धीरे धीरे कम कर सकता था। उनकी रचनाओं में कोई स्पष्ट सुधार नहीं हुआ। यद्यपि उन्हें लगता था कि प्रत्येक प्रयास के बाद वे बेहतर होते जा रहे हैं, फिर भी हमेशा एक नई समस्या सामने आ जाती थी जिससे उनकी रचनाएं विस्फोटक हो जाती थीं। तत्व अस्वीकृति के बिना भी मैं अभी भी कुछ स्थिर बनाने में कामयाब नहीं हो सकता। और मेरे डेंटियन के साथ क्या समस्या है? मुझे अब तक पहली रैंक की सीमा तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि और जगह है। उन्होंने अभिलेख विधि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी साधना की गति धीमी कर दी थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि उन्होंने इसमें ढिलाई बरती थी। उन्हें लगा कि वे प्रथम रैंक के शिखर पर पहुंचने के करीब हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह समय कभी नहीं आएगा। खैर, वैसे भी मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है। उसने निर्णय किया कि अब जून के साथ लड़ाई का समय आ गया है। नूह पहली मंजिल पर गया और उसने देखा कि जून एक कमरे में शांतिपूर्वक साधना कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
उसके चांदी जैसे बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि उसके कपड़े गीले थे और उसकी त्वचा पर चिपके हुए थे। उसके पहनावे से उसका सुडौल रूप स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा था। उसकी ट्रेनिंग अभी अभी खत्म हुई होगी, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। नूर जाने के लिए मुड़ा लेकिन तभी उसे अपनी मानसिक ऊर्जा से कुछ महसूस हुआ। उसका हाथ बाहर निकला और उसने एक भाला मजबूती से पकड़ लिया जो उसके सिर पर निशाना साध रहा था। आप कभी आश्चर्यचकित कैसे नहीं हो सकते? जून हथियार के दूसरे छोर पर निराश भाव से खड़ी थी। जैसे ही वह मुड़ा उसने उस पर हमला कर दिया। तुम मुझसे लड़ने के अलावा और कुछ कैसे सोच सकते हो? तुम स्पष्ट रूप से थक चुके हो और फिर भी तुमने मुझ पर छिपकर हमला करने की कोशिश की। नूर ने अपना सिर हिलाया लेकिन उसकी पकड़ भाले पर मजबूत थी जिससे वह अपनी जगह पर ही रुक गया। एक शिकारी उस समय हमला करता है जब उसका शिकार सबसे कमजोर होता है। क्या मैं तुम्हारी नज़र में एक जानवर हूं? इसके बाद जून ने हल्की हंसी हंसी और अपना हथियार वापस खींच लिया। हालांकि नूह ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। आप सही कह रहे हैं, मैं काफी थक गया हूं, मुझे लगता है कि आज के लिए मेरा काम खत्म हो गया है। वह फर्श पर बैठ गई और कमरे की दीवार पर अपनी पीठ टिका ली। नूह कुछ देर तक उसे देखता रहा और अपने विचारों में खोया रहा। क्या जून को उसकी लगातार निगाहें पसंद नहीं आईं और वह चिढ़ गई? बताओ, हमारा रिश्ता कैसा है? क्या हम दोस्त हैं? नूह ने अपनी चुप्पी तोड़ी और वह प्रश्न पूछा। जून ने जोर से चिल्लाकर जवाब दिया, कैसे दोस्त? हम प्रतिद्वंद्वी हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 168। बेलोर परिवार। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म C 168। बेलोर परिवार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी प्रतिद्वंद्वी को कम से कम किसी चीज में मुझे हराना चाहिए। चुप रहो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने यहाँ आए हो? नूह थोड़ा हंसा। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके साथ बातचीत करके उसे मजा आया। हालांकि अगले ही पल उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मान लो कि तुम मुझे हरा देते हो तो तुम क्या करोगे? मुझे मार दोगे? कमरे में माहौल तुरंत बदल गया। जून को समझ आ गया कि नूह गंभीर था। तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे अपने कारण हैं। उनके बीच शांति छा गई। जून को अंततः बोलने में कुछ समय लगा। नहीं, मैं शायद किसी ताकतवर व्यक्ति की तलाश करूंगा। मेरे पास तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं है। क्या होगा यदि वे आपके पास हो? फिर से शांति छा गई, लेकिन इस बार नूह को उत्तर प्राप्त करने में कम समय लगा। मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे मैं तुम्हें मारना चाहूं? तुम इस बारे में इतने गंभीर क्यों हो? वह नूह के सवालों से स्पष्ट रूप से परेशान थी, इसलिए उसने शांत रहने का निर्णय लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी नज़र पुनः उदासीन हो गई और उसने जोर से आह भरी। मैं जवाब में क्या उम्मीद कर सकता था? मैं थोड़ा ज्यादा ही दबाव डाल रहा था। उसने जून की ओर देखकर अपना सिर खुजलाया और फिर आह भरी। मुझे खेद है, ये बहुत अचानक हुआ। इसके बाद वह आइवा को खोजने के लिए निचली मंजिल पर गया और उसके गुप्त भंडार में से एक जार निकाल लिया। जब वह जून के कमरे में वापस आया तो उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया और उसे शराब दिखाई। क्या आप पीना चाहेंगे? आइवा की वाइन काफी अच्छी होगी। उसने थोड़ा सिर हिलाया और नूह कमरे में दाखिल हुआ और उसके ठीक सामने फर्श पर बैठ गया। फिर उसने अपने स्पेस रिंग से 2 साधारण गिलास निकाले और जार की सामग्री उनमें डाल दी। शराब की सुगंध हवा में फैल गई। ये स्पष्ट रूप से एक मजबूत शराब थी। जून ने समारोहों में समय बर्बाद नहीं किया और अपने गिलास से पीना शुरू कर दिया। नूह भी उसकी नकल करने में पीछे नहीं था। वे कुछ देर तक मौन रहे और धीरे धीरे आइवर के पेय पदार्थ के स्वाद का आनंद लेने लगे। ये तीव्र था, लेकिन इसका उनके मानसिक क्षेत्र पर तत्काल प्रभाव पड़ा, यहाँ तक कि नूह का सिरदर्द भी काफी कम हो गया। तुमने ये बातें क्यों पूछीं? क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं भविष्य में तुम्हें ढूंढूंगा? जून ने शीशे से नजर हटाए बिना ही चुप्पी तोड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना अच्छी बात है, मुझे भरोसे की समस्या है। नूह ने स्पष्ट उत्तर दिया। क्या तुम कभी सच बोलते हो? उसके शब्दों से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। क्या आप एक और झूठ चाहते हैं? जून ने अपना सिर हिलाया और अपने सामने बैठे छात्र को घूरने लगी। वे एक दूसरे के खिलाफ इतना लड़े थे, लेकिन वह कभी भी उसके असली स्वरूप के बारे में कुछ नहीं समझ सकी। उसकी छवि हमेशा धुंध से ढकी रहती थी। एक प्रतिभाशाली छात्र अचानक प्रकट हो जाता है और सबसे मजबूत छात्र का स्थान ले लेता है। उनकी योग्यता अंधकार तत्व की थी, जो पूरे अकादमी में सदमे की लहर पैदा कर सकती थी, फिर भी किसी को इसके बारे में पता नहीं था। उनके पास कोई महान संबंध भी नहीं थे, उनके सभी संसाधन और परिणाम उनकी कड़ी मेहनत से आते थे। क्या तुम भाग रहे हो? वह पूछे बिना न रह सकी। यह अनुमान ही था जो उसके दिमाग में अधिक सार्थक लगा।
नूर ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने अपने गिलास से ही पीना जारी रखा। क्या आप स्वतंत्रता की तलाश में एक अपराधी हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूर ने अपना सिर हिलाया। हमारी शक्ति के साथ आपको क्या स्वतंत्रता मिल सकती है? आप शाही विरासत के बारे में जानते हैं, यह मान लेना सुरक्षित है कि रॉयल्स हम पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो क्या यह इसी बारे में है? क्या आप बस अधिक शक्ति चाहते हैं? नूर ने भी अपना सिर उठाया और घूरने लगा। क्या तुम भी वैसी ही नहीं हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारा बचपन आसान नहीं रहा होगा, लेकिन सिर्फ यही बात तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़ों की लत पैदा करने के लिए काफी नहीं है। जून ने अपनी आंखें नीची कर ली और अपने पारिवारिक भवन में अपने जीवन की यादों को याद करने लगी। तुमने मुझे भ्रम में फंसा हुआ देखा है ना? खैर, ये कठिन था, लेकिन उस तरह नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। अपनी कहानी जारी रखने से पहले उसने एक लंबा घूंट लिया। जैसा कि आप जानते हैं, बेलर परिवार एक छोटा सा कुलीन परिवार है, जो कि सटीक रूप से कहें तो एक पतनशील परिवार है। मेरे दादाजी ने एक बार मुझसे कहा था कि हमारे पूर्वजों ने विरासत की जमीन पर पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। विरासत में केवल थंडर तत्व से संबंधित मंत्र और तकनीकें थीं और उनमें से किसी में भी वह योग्यता नहीं थी। विरासत की सामग्री अच्छी थी, लेकिन उनके हाथों में ये बेकार थी। हालांकि वे उस विरासत को बेच नहीं सकते थे क्योंकि उनका घाटा उनके लाभ से अधिक होता। जो लोग इसे खरीद सकते थे वे मध्यम आकार के कुलीन परिवार या उससे ऊपर के थे, इसलिए मेरा परिवार बिक्री मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता था। अंत में उन्होंने प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, वज्र तत्व के उत्तराधिकारी के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने का। उन्हें यह नहीं पता था कि प्रतीक्षा 100 वर्ष तक चलेगी। वे वास्तव में बदकिस्मत थे। एक बार जब मेरा तत्व निश्चित हो गया तो मैं अपने परिवार की आखिरी उम्मीद बन गया और उन्होंने मेरी ताकत को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रकार के कठोर प्रशिक्षण का सहारा लिया। मैंने हर रात कोड़े खाना तभी बंद किया जब मैं जादूगर बनने में कामयाब हो गया। आप जानते हैं, जब मैं छोटा था तब मेरे पिता बहुत दयालु हुआ करते थे। मेरे तत्व की खोज के बाद उन्होंने मेरी वृद्धि की गति बढ़ाने के लिए मुझे जादुई जानवरों के समूह के बीच में फेंकना शुरू कर दिया। शुरू में मुझे लगा कि यह मेरे किए की सजा है, लेकिन फिर मुझे समझ आ गया। हालांकि मैं उन्हें दोष नहीं देता, उन्हें बहुत इंतजार करना पड़ा, उनकी उम्मीदें पूरी होनी ही थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसी है। नूर ने जून का गिलास भरते हुए सोचा, जो कहानी सुनाते समय खाली हो गया था। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? जून ने उसकी ओर देखते हुए ईमानदारी से पूछा। उन्होंने मुझे जो दिया है उसे ले लो, चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। मेरा जीवन दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं हो सकता। ये शब्द सुनकर जून हंस पड़ी। हाँ, मैं भी कुछ समय के लिए यही चाहता था, लेकिन फिर मुझे अकादमी में स्वीकार कर लिया गया और मैंने पाया कि कई शक्तिशाली परिवारों से आने वाले कई मजबूत लोग हैं, उनकी तुलना में मैं बस एक अकेला कमजोर व्यक्ति हूँ। इसलिए मैंने अपने परिवार का उपयोग करके और भी अधिक मजबूत बनने का फैसला किया। मैं वह वारिस बनूंगा जिसका उन्होंने इतना इंतजार किया और वे मेरे सपनों को साकार करने का साधन बनेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 169। चोंच। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म C 169। चोंच। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी बात सही है। खेती की यात्रा में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थी संसाधनों की कमी। एक कुलीन परिवार के समर्थन और राजपरिवार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण उसे तकनीकों और उपयोगी वस्तुओं दोनों तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी। इसकी तुलना में नूह को हर खर्च अपनी संपत्ति से पूरा करना पड़ा। एलिमेंटल फोर्जिंग विधि के साथ प्रयोग करने के लिए उन्हें जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी, उनकी संख्या के बारे में सोचकर ही कोई यह कल्पना कर सकता है कि एक शिलालेख मास्टर को प्रशिक्षित करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। हालांकि यदि उसके पास परिवार का समर्थन होता तो वह सामग्री एकत्रित किए बिना केवल प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। खैर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मुझे पकड़े जाने के डर से लगातार खुद को रोकना पड़ता है। उन्होंने और अधिक शराब पीना जारी रखा तथा दिन समाप्त होने से पहले समय समय पर कुछ चुटकुले भी साझा किए। नूर गहरी सोच में डूबा हुआ तहखाने में लौट आया। सनकी का रून उसके डेंटियन के करीब पहुंच रहा था, इसलिए उसे जल्द ही निर्णय लेना पड़ा। उसने देखा कि कैसे उससे प्यार करने वाले लोग अचानक अपना व्यवहार बदल देते हैं, इसलिए वह केवल अपनी ताकत पर भरोसा करने लगी। वह बुरी नहीं है और न ही कृतघ्न है, वह वास्तव में मुझे विरासत का एक हिस्सा दे सकती है ताकि वह मेरे प्रति कम ऋणी महसूस करे। नूह अपने भावी रिश्ते के बारे में सुनिश्चित होने के लिए जून के व्यक्तित्व का विश्लेषण कर रहा था। उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्या वह मुझसे नाराज हो जाएगी जब मैं उसे वह शक्ति दे दूंगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्हें केवल यही उत्तर मिला, संभवतः नहीं। फिर भी
यही संभवतः बात थी जिसने उसे तत्काल देने से रोक दिया। हालांकि मेरे पास इससे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है। थंडर एलिमेंट का एकमात्र अन्य युवा जिसे मैं जानता हूं वह मैनुअल है और मुझे नहीं लगता कि हम दोस्त बन सकते हैं। अंत में उसने उन विचारों को अपने मन से निकाल दिया और आराम करने चला गया। उन्हें जून को विरासत देने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्हें उसे बेहतर तरीके से जानने के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए था। अकादमी में दिन धीरे धीरे बीतते गए। नूह ने प्रतिदिन एक बार ही स्वयं को ढालने का प्रयास करने तक सीमित कर लिया और जब उसे पुनः श्वास भरना पड़ा तो उसने अपने मानसिक क्षेत्र में अवशोषित श्वास की मात्रा को बहुत कम कर दिया। इससे उन्हें भयंकर सिरदर्द के बिना अपना सामान्य प्रशिक्षण जारी रखने में सहायता मिली। तीसरे केसियर रून, उसके 2 रक्त साथियों और श्वास ने उसके मानसिक क्षेत्र के विकास को अविश्वसनीय गति से प्रेरित किया। नूह महसूस कर सकता था कि आंतरिक दबाव लगातार कम हो रहा था। यिन शरीर ने उसके शरीर को पोषण देना जारी रखा तथा धीरे धीरे उसे तीसरे स्तर के शिखर की ओर धकेला। डार्क वोर्टेक्स साधना तकनीक ने उसके डेंटियन को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया। नूह को लगा कि प्रथम श्रेणी के शिखर तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनका खाली समय जून के साथ बीतता था। वे सप्ताह में 2 बार लड़ते थे और बाकी दिनों में आपस में बातचीत करते थे। वे अपने सपनों, अपनी भावी परियोजनाओं, अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बात करते थे। उनका रिश्ता उस समय की तुलना में बहुत गहरा हो गया जब वे केवल झगड़ालू साथी थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, नूह उसके साथ बिताए समय की सराहना करने लगा। शुरू से ही उन दोनों का स्वभाव एक जैसा था और चूंकि वह काफी सीधी सादी थी, इसलिए वह निश्चिंत होकर उनकी बातचीत का आनंद ले सकता था। यहां तक कि उन्होंने अपना द्विमिस्ट्रियल मिशन भी एक साथ किया तथा अपने लाभ को बराबर बराबर बांट लिया, जिसमें नूह ने अंधकार में जानवरों के शरीरों के अपने भंडार को फिर से भर लिया। उसे यह स्पष्ट था कि नूह अपनी अधिकांश व्यक्तिगत जानकारी छुपाता था, लेकिन अब वह इसकी आदी हो गई है और इससे परेशान होना बंद कर दिया है। वह समझ गई कि उसकी स्थिति जटिल थी और यदि यह उसके लिए महत्वपूर्ण न हो तो वह झूठ नहीं बोलेगा। नूह ठंडा और उदासीन था, वह केवल मनोरंजन के लिए झूठ गढ़ने में अपना प्रयास बर्बाद नहीं करता था। नए आवास में रहने के चौथे महीने के बाद उन्हें पहली सफलता मिली। नूह तहखाने में था और अपने हाथों में एक अजीब सी दिखने वाली वस्तु को उत्साह से देख रहा था। यह मूलतः चंद्र उल्लू की चोंच थी, जो एक पक्षी प्रकार का जादुई जानवर था, जिसका शिकार उन्होंने और जून ने अपने अंतिम मिशन में किया था। एक पदार्थ के रूप में इसका तत्व अंधकार था, इसलिए यह नूह के प्रयोगों के लिए एकदम उपयुक्त था। यह छोटा और पतला था, केवल 20 सेंटीमीटर लंबा, फिर भी इसमें से स्पष्ट तीक्ष्णता झलकती थी। यह स्थिर प्रतीत होता है। इसके शरीर पर कोई दरार नहीं थी और यह काफी मजबूत लग रहा था। वह उनकी पहली स्थिर रचना थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, एकमात्र समस्या इसका स्वरूप थी। इसकी लंबाई के कारण इसे फेंकने वाले चाकू के रूप में इस्तेमाल किया जाना था, फिर भी इसकी नोक घुमावदार थी। नूह फोजिन के दौरान इसे मोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। आइवा, नूह ने अपने स्वामी को पुकारा और जब शिलालेखों की बात आए तो उसका निर्णय नूह के निर्णय से कहीं अधिक सटीक था। कुछ मिनट बाद आइवा वहां पहुंचा और नोहा के हाथ में वह वस्तु देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक उसे लिया और कुछ देर तक उसका निरीक्षण किया। हर बार जब वह अवलोकन का कोण बदलते तो बार बार सिर हिलाते। यह पूरी तरह से प्रयोग योग्य नहीं है, लेकिन यह वास्तव में एक उत्कीर्ण वस्तु है। अंत में उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। इसकी शक्ति पहले दर्जे के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन यह आपकी सांस की वजह से नहीं है, बल्कि मूल सामग्री की कमी थी। इसके अलावा जब इसे आकार देने का समय आया तो आपने स्पष्ट रूप से गड़बड़ी की। यह एक छोटी तलवार माने जाने के लिए बहुत छोटी है और सफलतापूर्वक फेंकने के लिए बहुत घुमावदार है, लेकिन आप अंततः कुछ स्थिर बनाने में कामयाब रहे हैं। नूह ने उसके स्पष्टीकरण पर सिर हिलाया। वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचा था वह उसके जैसा ही था। तो मैं कैसे सुधार कर सकता हूं? नूह ने पूछा। पहले प्रक्रिया से परिचित हो जाओ। इस सामग्री के साथ तब तक जारी रखो जब तक कि तुम इसे अपनी इच्छानुसार आकार देने में कामयाब ना हो जाओ। फिर बेहतर सामग्री खोजने और एक अच्छी रचना पाने के लिए उन्हें एक साथ मिलाने का समय होगा। मैंने अपना चाकू बनाने के लिए विभिन्न मात्राओं में 4 अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल किया और वे सभी रैंक 4 जादुई जानवरों से थे जो मेरी जरूरतों के हिसाब से उपयुक्त थे। सिर्फ एक आइटम के लिए इतनी सारी योजनाएं। मुझे आश्चर्य है कि रैंक 4 के जानवरों के शरीर का मूल्य क्या है। उसने एक बार रैंक 3 जानवर बेचा था, लेकिन वह उससे केवल 2 क्रेडिट प्राप्त करने में कामयाब रहा। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि नूह द्वारा शरीर शिलालेख मंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उसका शरीर बर्बाद हो गया था। तो फिर मैं इसका क्या करूं? नूह ने खुदे हुए उल्लू की चोंच की ओर इशारा किया। बस इसे बेच दो। अगर ये तुम्हारे काम नहीं आ सकता तो इसे रखने का कोई मतलब नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 170। चंद्रमा की सुई। गुणा प्रिय पाठकों,
अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म C170 चंद्र सुई एड्स बाय पब फ्यूचर। एलिमेंटल फोर्जिंग विधि से एक उत्कीर्ण वस्तु बनाने के लिए कई बाधाओं को पार करना पड़ता था। साधक को अपनी चेतना के सागर के साथ श्वास के अवशोषण को सहना पड़ता था, जो कि शक्ति के उस केंद्र के लिए एक बड़ा खतरा था। फिर उसे अपनी इच्छा को एक विशिष्ट अर्थ पर स्थापित करना था और श्वास को उससे भर देना था, अन्यथा तैयार उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद सामग्री के चयन का समय आया। यौगिक ऐसा होना चाहिए था जो साधक के तत्व के साथ संघर्ष न करे तथा उस गतिविधि को बनाए रख सके जिसके लिए उसे बनाया गया था। उदाहरण के लिए, आप चाबुक बनाने के लिए किसी कठोर पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते, यह उस वस्तु के उद्देश्य के विपरीत होगा। साथ ही आप बहुत नरम चीज का उपयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से बनाया गया चाबुक किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में विफल रहेगा। अंतिम बाधा इसका स्वरूप था। वस्तु को उसके भविष्य के उपयोग के अनुसार आकार देना पड़ता था। आप तलवार तो बना सकते थे, लेकिन यदि आप उसे तीखे किनारों वाला आकार नहीं दे पाते तो उसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता था। नूह के मामले में उसकी अंतिम रचना में पहली 3 आवश्यकताएं पूरी हो गई थी। उसका मानसिक क्षेत्र श्वास को संग्रहित कर सकता था, वह अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से इसे छापने में कामयाब रहा और प्रयुक्त सामग्री उसके तत्व के साथ मेल खाती थी। हालांकि चंद्र उल्लू की चोंच कई बार सहन नहीं कर सकती थी और इसका आकार इसे फेंकने वाले हथियार के रूप में अनुपयोगी बनाता था। मैं इसे सीधे नहीं बेच सकता, नहीं तो दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं शिलालेख मास्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूं। मैं इसे अभी स्टोर करके रखूंगा और शायद किसी दूसरी जगह बेच दूंगा। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उस वस्तु को रखना उसके लिए बोझ नहीं था। मैं इसे सही आकार देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करूंगा। इनमें से केवल एक वस्तु युद्ध में ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती, लेकिन यदि मैं इनमें से कई बनाऊं तो वे उपयोगी हो सकती हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। आइवा ने सिर हिलाया। हाँ, एक बार जब फॉर्म अपनी जगह पर आ जाता है तो आपकी रचना में केवल उचित घटकों की कमी होगी। हालांकि चिंता न करें, आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सही मिश्रण खोजने में बहुत समय लगता है। आपकी प्रगति अब तक औसत से ऊपर है। और दिन बीत गए। नूह ने वस्तु के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया और इस प्रक्रिया में उसने धीरे धीरे सुधार किया। सबसे पहले उन्होंने चोंच को और भी पतला बनाने में कामयाबी हासिल की ताकि उनकी स्थायित्व बढ़ सके। फिर उसने उन्हें झुकने के लिए मजबूर किया। जब 2 सप्ताह बीत गए तो उसने अपने सामने रखी 3 मोटी सुइयों को देखा। यह पहले से ही तीसरा दिन है जिसमें मैं इस आइटम की गुणवत्ता में सुधार नहीं कर सकता। यह संभवतः यौगिक की सीमा है। नूह ने एक सुई ली और उसमें ब्रीथ का इंजेक्शन लगाया और फिर उसे दीवार पर फेंक दिया। शिलालेख चमक उठे और टिमटिमाने लगे, लेकिन फिर भी वे सुई को पूरी तरह से रोक नहीं सके। तहखाने की मजबूती के कारण ये रुक जाने से पहले अपने शरीर के 10वें हिस्से से भी कम हिस्से तक दीवार में फंसा रहा। नूह को आश्चर्य हुआ। सामान्यतः कहा जाए तो अकादमी के सभी छात्र प्रथम श्रेणी के साधक थे। यह उचित ही था कि उस कमरे के शिलालेखों को उस स्तर की शक्ति को रोकने के लिए समायोजित किया जाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके हाथ में एक कृपाण आ गई और उसने हवा में वार कर दिया। हवा का एक झोंका कमरे में दौड़ा और जहां सुई थी उसके बगल वाली दीवार पर जा लगा, जिससे शिलालेख पुनः चमकने लगे। नूह खड़ा हुआ और उस क्षेत्र के पास पहुंचा जहां दुर्घटना हुई थी। उसके हमले से दीवार पर केवल हल्का निशान रह गया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि सुई उसमें एक छोटा सा छेद बनाने में कामयाब रही, जिसका मतलब था कि इसकी छेदने की क्षमता नूह के सामान्य हमले से कहीं अधिक थी। सोचने की बात है कि इस छोटी सी वस्तु में इतनी शक्ति हो सकती है। यह पहली श्रेणी के शिखर पर भी नहीं है, लेकिन यह तहखाने की सुरक्षा को भेदने में सक्षम है। एलिमेंटल फोर्जिंग अद्भुत है। नूह ने दीवार से वस्तु निकाली और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसके शरीर पर छोटी छोटी दरारें पड़ गई थीं, ऐसा लग रहा था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। तो यह एक 2 उपयोग वाली उत्कीर्ण वस्तु है। सामग्री इसमें डाली गई शक्ति को बनाए नहीं रख सकती है। मुझे नहीं पता कि यह मेरे लिए उपयोगी होगी या नहीं, लेकिन इसका मूल्य मेरी पिछली रचनाओं से अधिक होना चाहिए। उसके पास अभी भी लगभग 5 अप्रयुक्त सुइयां थीं। यदि वह उस सुई को न गिनता जो उसने अभी अभी इस्तेमाल की थी, तो वह बेचने के लिए 7 सुइयों का एक सेट बना सकता था। 7 सुइयों का मतलब है ठोस अवस्था की शक्ति से 14 हमले। मुझे नहीं पता कि कमजोर डेंटियन वाला साधक अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, लेकिन इसमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ओह ठीक है, मुझे आइवा की राय पूछनी चाहिए। वह जल्दी से भूतल पर गया और आइवा को तहखाने में उसके पीछे आने को कहा। फिर उन्होंने वह सुई दिखाई जिसका उन्होंने परीक्षण किया था। आइवा उस दृश्य से मोहित हो गया और दिलचस्पी से उसका निरीक्षण करने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या आप इसका उपयोग कर सकते हैं? आइवा ने यह अनुरोध करने के लिए अपना सिर उठाया। नूह ने सिर हिलाया और वह वस्तु उसके हाथ से लेकर दीवार पर फेंक दी।
हुआ वही जो पहले हुआ था, सुई हल्के से दीवार की सतह में चुभ गई। हालांकि चूंकि यह इसका दूसरा प्रयोग था, इसलिए इसकी दरारें बढ़ गईं, जिसके कारण अंततः ये कई टुकड़ों में टूट गया। आइवा को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह उस छोटे से छेद का निरीक्षण करने चला गया जो वहां बना था। आपने इसे उच्च स्तर तक पहुंचा दिया। बहुत बढ़िया। वह इस बात से खुश थी कि उनके शिष्य ने ऐसी चीज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जिसे उत्कीर्ण हथियार कहा जा सकता है। नूह ने अपने कंधे उचकाए। उसे अपनी रचना पर गर्व था, लेकिन चूंकि इससे उसकी युद्ध क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई, इसलिए उसने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। आखिरकार यह उनके प्रयोगों का परिणाम मात्र था, न कि ऐसी चीज जिसे उनके शस्त्रागार में जोड़ा जाना था। क्या आप समझते हैं कि अब आप आधिकारिक तौर पर एक शिलालेख मास्टर हैं? आप शायद शुरुआत में हैं, लेकिन आपने अपना पहला स्थिर शिलालेख सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नूह चुप हो गया। उसने वास्तव में उस विवरण पर विचार नहीं किया। चूंकि इससे आपकी शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई, इसलिए आपने इस पर अधिक विचार नहीं किया। क्या मैं सही हूं? आइवा ने सिर हिलाते हुए उसे डांटा। कम से कम इसका कोई नाम तो बताओ। नूह ने एक सरल नाम खोजने से पहले कुछ देर सोचा। चंद्रमा सुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।